बच्चों, आपसे का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के एनसीईआरटी, जो हमारे चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। जो हमारे चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। आपको बता दें, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे मित्र होते हैं या शत्रु, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतु सहित अनेक सजीव देखे होंगे। आपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतु के सहित अनेक सजीव देखेंगे, परंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना तंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। बिना यंत्र की सहायता से हम आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जिन्हें हम आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, तो क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड, जो हमारे रोटी सड़ने लगती है, जो वर्षा ऋतु के दिन आते हैं, तो तब ब्रेड हो चाहे रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह पर सफ़ेद सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। बता दें, जो इसकी सतह होती है सफ़ेद और काले धब्बों से क्या होता है, ढक जाती है। आपको बता दें, इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से जब हम माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं तो आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देती है। कैसी दिखाती है, काले रंग की गोल, जैसी ये रोटी है उस पर धीमा धब्बा हरा और सफ़ेद रंग का फफूंदी की तरह दिखाई लगता है। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या है और कहाँ से आई है? ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। सूक्ष्म जीव क्या है, उसके बाद पहले एक क्रियाकलाप। बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी, आपको बता दें, एक बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गिल्ली मिट्टी लीजिए, उसमें जल डालिए, गिल्ली मिट्टी में थोड़ा सा जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से परीक्षण किया। आपने क्या देखेंगे उसके बारे में बताइएगा। ठीक है, क्रियाकलाप 2 देखते हैं। एक तलवार चाहे पोखर से जल की कुछ बूंद लीजिए, तालाब या पोखर से जल की कुछ बूंदें कांच की स्लाइड पर रखें और उस माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि इसमें कुछ सूक्ष्म माइक्रोस्कोप देखेंगे तो उसमें जो पोखरे और तालाब का जल होता है उसमें क्या होता है, उसमें थोड़े छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, आपको बता दें बच्चों कि प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी, जब हम प्रेक्षणों का प्रयोग करते हैं और मिट्टी एवं पानी के अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव मिट्टी और पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। सूक्ष्म जीव इतनी छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। बिना माइक्रोस्कोप को हम उसको नहीं देख सकते हैं। इनमें से कुछ है, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक, आवर्धक लेंस की सहायता से ही देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते हैं। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। कौन से? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल के बारे में। सूक्ष्म जीव कितने वर्गों में बांटा गया? 4। कौन कौन से? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कुछ शैवाल के बारे में। आपको पता है, जीवाणु, शैवाल और प्रोटोजोआ कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव है। जैसे आपको बता दें, चलिए आज वायरस के बारे में। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव दर्शाए गए। जैसे आपको बता दें कि विषाणु क्या है, वायरस भी सूक्ष्म होते हैं। वायरस भी क्या सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। केवल परपोषी में ही गुणन करते। जो वायरस होते हैं ये भी सूक्ष्म जीव है, परंतु यह अन्य सूक्ष्म जीव से भी भिन्न होते हैं। ये केवल परपोषी ही गुणन करते, परवेशी में ही गुणन करते, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। जैसे आपको बता दें, सामान्य रोग जैसे जुकाम है, जहाँ सर्दी जुकाम होता है, इन्फ्लुएंजा और फ्लू होते हैं, अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा ही होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो एवं खसरा भी क्या विषाणु के द्वारा ही होता है। अतिसार तथा मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। जो अतिसार है
और मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ द्वारा होता है, और टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग है। आपको पता है इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव के विषय में आप कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। आपको बता दें जो इनमें से कुछ है सूक्ष्म जीव आप कक्षा 6 और 7 में क्या पढ़ चुके हैं। देखिए स्पाइरल जीवाणु ये छड़नुमा जीवाणु होता है। ये जीवाणु के टाइप होते हैं। ये क्लेमाइडोमोनास स्पोरा, ये क्या है दोनों स्पाइरोगाइरस शैवाल है। अमीबा और पैरामीशियम क्या है प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। ये ब्रेड मोल्ड्स हैं, ब्रेड राइजोपस पेनिसिलियम एस्परजिलस क्या है सभी क्या कवक के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म जीव और हम बता दें सूक्ष्म जीव की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं तो कुछ अन्य हानिकारक। आपको बता दें बच्चों जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे लिए कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहते हैं, कुछ हमारे लिए लाभदायक और कुछ हानिकारक तथा जीवों में रोगों के कारक भी होते हैं। हानिकारक भी होते हैं तथा जीवों में रोग के कारक भी होते हैं, इनसे रोग भी उत्पन्न होते हैं। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करते कौन सा सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक है और कौन सा सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो हमारे लिए मित्रता की तरफ सूक्ष्म जीव उपयोगी होते हैं व्यवहार करते हैं उनको हम मित्र सूक्ष्म जीव। जैसे सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाता है, जैसे इनका उपयोग दही ब्रेड एवं केक बनाने के लिए किया जाता है। तो क्या होते हैं हमारे मित्र के लिए होते हैं, मित्रता की तरफ होते हैं सूक्ष्म जीव। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। आपको उदाहरण के कार्बनिक अपशिष्ट सब्जी के छिलकों जंतु अवशेष विष्टा इत्यादि का अपघटन जीवाणु द्वारा होता है। क्या होता है जीवाणुओं द्वारा अपघटन होता है तथा हानिकारक पदार्थ बनाते हैं। स्मरण कीजिए कि जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता को वृद्धि करने में किया जाता है। जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा उत्पादन में वृद्धि करने में किया जाता है जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। दही एवं ब्रेड का बनना कैसे होता है आपको बता दें आप कक्षा 7 में पढ़ चुके जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है। जैसे ये पहली पूछती अपनी पहली हमने अपनी माँ को पहली कहती है कि हमने अपनी माँ को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है जिससे दही जम जाती है। अब किसके कारण होता है पहली कहती है कि उसने अपनी माँ को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा जिससे क्या होता है जिससे दही जम जाता है। इससे वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि थोड़े से दही से पूरा दही क्या दूध जम जाता है। ठीक है दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिन्हें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख होता है। ठीक है आपको बताते हैं कि दही में बच्चों अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। जो दूध को दही में क्या करता है परिवर्तित कर देता है वो दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। दूध में जनन करके उसे दही में क्या परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर अचार एवं अन्य खाद्य पदार्थ के उत्पादन में सहायक होता है। जो जीवाणु होते हैं वो जीवाणु पनीर अचार एवं अन्य खाद्य पदार्थ के उत्पादन में सहायक होते हैं। जैसे रवा सूजी इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण घटक दही होता है। आपको बता दें रवा इडली एवं भटूरे का सूजी का मुख्य महत्वपूर्ण संगठक क्या होता है दही होता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों। जीवाणु में ईस्ट के चावल के आटे में किण्वन की सहायक होते हैं। आपको बताइए जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं जिससे इडली एवं डोसा बनता है। जिससे क्या होता है इडली एवं डोसा बनता है। एक क्रियाकलाप में देखते हैं एक बर्तन में हाफ केजी आटा मतलब आधा केजी आटा और अथवा मैदा लेकर थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाएं। क्या कहता है एक बर्तन में आधा केजी आटा लेना है और आधा मैदा लेकर उससे थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल में मिलाएं।
क्या मिला लिए तो इसमें थोड़ी मात्रा में एक चुटकी स्टिक ऑफ पाउडर मिलाकर गूँथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं कि क्या आपने गूँथे हुए मैदे को उठा हुआ या फूला हुआ देखेंगे। क्या हुआ, जो हम उसमें आधा केजी आटा लेंगे, उसमें मैदा लेंगे और थोड़ा चीनी को गर्म पानी से वो मिला लेंगे। उसमें हम थोड़ी-सी स्टिक का पाउडर डालते हैं और उसको गूँथे हुए आटे उसको बाद गूँथ देते हैं। उसके बाद हम थोड़ी 10 या आधा 1 घंटा के लिए ढक कर रख देते हैं। तो उसके बाद थोड़ा-सा हम देखते हैं क्या, तो हमारा आटा क्या फूला-फूला दिखाई देता है। क्या होता है, और जैसे फिगर में दिखाया गया है कि हमारा आटा क्या फूला हुआ दिखाई देता है। ईस्ट तीव्रता से जनन करके आपको बता दें, ईस्ट जो होते हैं खमीर तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं और गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे को आयतन बढ़ा देते हैं। जो गैस के बुलबुले होते हैं खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं और यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिससे ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग क्या होता है। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो सूक्ष्म जीव है उसका वाणिज्य उपयोग क्या होता है, आपको बता दें, बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल एवं फसलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। बहुत बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। ईस्ट के द्वारा मिलाकर गेहूं, चावल एवं फलों के रस में ईस्ट को मिलाकर प्राकृतिक ईस्ट द्वारा एल्कोहल और शराब का उत्पादन किया जाता है। एक क्रियाकलाप करते देखते हैं क्या होता है। 500 ml का एक बीकर ले, उसमें 3/4 भाग तक जल रखिए और 1 से 2 चम्मच चीनी को डालिए। एक बीकर में 500 ml बीकर लीजिए, उसमें 3 से 4 भाग जल रखिए, 2 से 3 चम्मच चीनी घोलिए और 1/2 चम्मच ईस्ट पाउडर, कितना लेंगे, 1/2 चम्मच ईस्ट पाउडर लेंगे और 4 से 5 घंटों के लिए उस स्थान पर ढक कर रख दीजिए और विलयन को सूंघ कर देखिए क्या होता है। तो यह गंध आपको बताते, यह गंध एल्कोहल की जैसी है, जो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन होने के कारण बनता है। आपको बता दें, जो गंध निकलती है वो गंध एल्कोहल की है, जो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन होने के बाद बच्चों निकलती है। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। चीनी का एल्कोहल में परिवर्तन चेंज होने की प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। आपको पता है कि फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन की खोज किसने की थी। फर्मेंटेशन या किण्वन क्या होता है, चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन या किण्वन कहता है। जो किण्वन की खोज की थी उस वैज्ञानिक का नाम लुईस पास्चर ने की थी, 1857 में की थी। किण्वन की खोज की लुईस पास्चर ने किण्वन की प्रक्रिया की खोज कब की थी, 1857 में। ठीक है, अब हम देखेंगे सूक्ष्म जीव की औषधि में मेडिसिन में क्या उपयोग होता है। औषधियों में मेडिसिन में क्या उपयोग होता है सूक्ष्म जीव का, उसके बारे में देखेंगे। जब कभी हम बीमार पड़ते हैं, आपको पता है कि जब कभी आप बीमार पड़ते होंगे बच्चों, तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। जब कभी आप बच्चे बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कई अन्य प्रतिजैवी की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। जो ये औषधियाँ मेडिसिन बनता है, क्या स्रोत क्या होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं। वे बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देती हैं। क्या करती है, जो हम मेडिसिन लेते हैं वो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव क्या नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, आजकल जीवाणु और
जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। आपको बता दें कि आजकल बैक्टीरिया और कवक से अनेक एंटीबायोटिक औषधि मेडिसिन का उत्पादन हो रहा है जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक है। क्या होती है? एंटीबायोटिक का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। आपको बताएं, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से क्या होता है? उत्पादन किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। अब बताइए, एक विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव को संवर्धन करेंगे, उससे एंटीबायोटिक का उत्पादन किया जाता है और जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। ठीक है, ये कौन है? ये अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। आपको बता दें, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्हें संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग के फफूंद के छोटे बीजाणु दिखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। क्या करते हैं? उन्होंने पाया कि ये जीवाणु की फफूंदी को क्या है? रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई जाती है। आपको बता दें, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को क्या रोक रहे हैं तथा यह पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। वृद्धि को भी रोक रहा, जीवाणु फफूंद को मारे गए हैं। बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार के फफूंद को उन्होंने क्या नाम दिया था? पेनिसिलिन बनाई। ठीक है, पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। आपको बता दें, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण को रोकना होता है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। एंटीबायोटिक का उपयोग कुछ पौधे के, जैसे कुछ पशु है, जैसे कुकुर, जो हमारे पास डॉग होते हैं, उनके भोजन में एंटीबायोटिक मिलाए जाते हैं जिनका उपयोग पशुओं के सूक्ष्म जीवों को संचरण को रोका जाता है। जैसे हमारे पास कुत्ते होते हैं, उस कुत्ते के भोजन के बाद एंटीबायोटिक मिलाया जाता है कि पशुओं में कुछ सूक्ष्म जीव न जाए, उनके लिए हानिकारक ना हो। चलिए, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का कुछ पौधों को रोगों में नियंत्रण के लिए, जैसे प्रतिजैविक का इंजेक्शन पौधों को भी लगाया जाता है क्योंकि रोग का नियंत्रण किया जा सके। आपने ध्यान रखना चाहिए, हमको बता दें, बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर एंटीबायोटिक दवाई लेनी चाहिए। उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। ठीक है, यदि आप एंटीबायोटिक प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। ठीक है, जब आप इसको पहले ही ले लेंगे और जब इसकी आवश्यकता है तो वो क्या प्रभावित नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जड़ को नष्ट करती है। अब अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक ले लेंगे तो क्या करेंगे? उपस्थित जो हमारी हेल्पफुल जीवाणु होंगे उसको नष्ट कर देंगे। सर्दी जुकाम एवं फ्लू पर एंटीबायोटिक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। आपको बता दें, जो सर्दी जुकाम हो इसके लिए एंटीबायोटिक लेने की कोई जरूरत नहीं है, यह रोग विषाणु द्वारा होता है। प्लीज़ आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा वैक्सीन के बारे में कल हम स्टार्ट करेंगे।